नमस्कार। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट की एक हालिया और काफ़ी दिलचस्प फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये मामला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम रमेश भगवानराव गाढ़े और ये वाकई ध्यान खींचता है। बिल्कुल। सोचिए, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी एक सरकारी अफसर को, डिप्टी इंजीनियर को, रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाती है। हाँ, और कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ भी लेती है, लेकिन फिर भी वो अफसर पहले निचली अदालत से और फिर हाईकोर्ट से भी बरी हो जाता है। अजीब है ना? बहुत अजीब। हमारे पास इस फैसले का पूरा टेक्स्ट है और आज का हमारा मकसद है इस केस की परतें खोलना, ये समझना कि आखिर क्यों प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया। हाँ, मतलब सबूतों में ऐसा क्या था या गवाहों के बयानों में वो कौन सी बारीकियां थीं, वो कौन से पेच थे जिन्होंने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। अक्सर लगता है ना कि रंगिया तो पकड़े जाने के बाद केस सीधा होता है, पर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग निकली। सही बात है। ये केस दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ इरादों या पकड़ने से नहीं जीती जाती। सबूत और कानूनी प्रक्रिया वो कसौटी है। हाँ, उस पर खरा उतरना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू से समझते हैं, मामला क्या था, कैसे शुरू हुआ सब। तो मामले के केंद्र में है सुशील कुमार सिसोदिया, एक सिविल इंजीनियर और ठेकेदार। अदालत के रिकॉर्ड में उन्हें PW2 कहा गया है। PW2 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह। ठीक है, हाँ। तो सिसोदिया जी ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के लिए पानी की टंकी बनाने का एक सरकारी ठेका मतलब टेंडर जीता था। अच्छा। और जब लगभग 36% काम पूरा हो गया तो उन्होंने अपने किए गए काम के लिए बिल जमा किया, पेमेंट के लिए। ओके, रूटीन प्रोसेस। हाँ, और यही कहानी में एंट्री होती है आरोपी की, रमेश भगवानराव गाढ़े। वो उस समय डिप्टी इंजीनियर थे। अब प्रक्रिया ये थी कि सिसोदिया के बिल का भुगतान होने से पहले गाड़े साहब का उस काम की मेजरमेंट बुक पर साइन करना जरूरी था, है ना? बिल्कुल, वो मेजरमेंट बुक यानी माप जोख की किताब, उनके साइन के बिना पेमेंट आगे नहीं बढ़ सकता था। तो यहीं पर वो मुख्य आरोप सामने आता है। हाँ, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 31 मई 2012 को जब सिसोदिया जी ये मेजरमेंट बुक साइन करवाने गाढ़े के ऑफिस गए, तो गाढ़े ने कथित तौर पर उनसे रिश्वत मांगी। कितनी? आरोप था कि बुक साइन करने और बैंक को पेमेंट रिलीज करने का लेटर भेजने के बदले बिल की जो भी रकम थी उसका 3% यानी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? अच्छा खासा अमाउंट है। जी, तो सिसोदिया जी ने क्या किया? वो ये रकम देना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो ACB में शिकायत दर्ज करा दी। इसे कोर्ट में एग्जिबिट 27 नंबर दिया गया है। एग्जिबिट 27, ठीक है, वो शिकायत का दस्तावेज। हाँ, और जैसे ACB के पास ये शिकायत आई, उन्होंने फिर वो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर शुरू किया, जाल बिछाने की तैयारी। इसमें वो पंच गवाह वगैरह बुलाते हैं ना? बिल्कुल, तैयारी के तौर पर ACB ने सबसे पहले 2 पंच गवाहों को बुलाया। ये स्वतंत्र सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनका केस से सीधा लेना देना नहीं होता। हाँ, ताकि गवाही निष्पक्ष रहे। सही। इनमें से एक थे कैलाश गोरे, अदालत में PW3 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3। कैलाश गोरे, PW3, ओके। और कैलाश गोरे को एक खास रोल दिया गया शैडो पंच का। शैडो पंच मतलब छाया गवाह? हाँ, बिल्कुल। शैडो पंच वो होता है जो ट्रैप के दौरान शिकायतकर्ता के साथ जैसे साई की तरह रहता है। उसका काम होता है पूरी घटना को अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना। ताकि बाद में वो कोर्ट में बता सके कि हाँ, मैंने ये देखा, ये सुना। एग्जैक्टली, क्योंकि कानून सिर्फ शिकायतकर्ता के कहने पर भरोसा नहीं करता, उसका तो अपना इंटरेस्ट हो सकता है ना केस में। हो सकता है। तो एक आजाद गवाह की पुष्टि, जिसे corroboration कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। इस केस में वो आजाद गवाह थे शैडो पंच कैलाश गोरे। समझ गया। तो फिर ACB ने आगे क्या किया? तो जाल बिछाने से पहले 4 जून 2012 की सुबह ACB ने एक प्री ट्रैप वेरिफिकेशन किया, मतलब जाल से पहले एक जांच। ये पक्का करने के लिए कि वाकई रिश्वत मांगी जा रही है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करने का प्लान बना। सिसोदिया PW2 और शैडो पंच गोरे PW3 को कहा गया कि वो गाड़े के ऑफिस जाएं और बात करें। हाँ, काम की बात करें और देखें कि क्या रिश्वत की मांग फिर से होती है, और अगर मांग हो तो उन्हें पैसे ना होने का बहाना बनाकर अगली तारीख लेने को कहा गया। और शैडो पंच का काम? शैडो पंच गोरे को खास हिदायत थी कि सारी बातचीत बहुत ध्यान से सुने। तो वो गए ऑफिस? हाँ, वो दोनों ऑफिस गए, गाड़े से बातचीत हुई और उसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी किया गया
ये था प्री ट्रैप वेरिफिकेशन। ओके, स्टेज सेट हो रहा है। हाँ, इसके बाद उसी दिन 4 जून 2012 को ही दोपहर में असली ट्रैप लगाया गया। वो पाउडर वाले नोट वगैरह। बिल्कुल। एसीबी ने 20,000 के नोटों पर एंथ्रासीन पाउडर लगाया, वो जो यूवी लाइट में चमकता है। हाँ, ताकि अगर आरोपीस हुए तो पता चल जाए। सही। ये पाउडर लगे नोट सिसोदिया को दिए गए PW2 को। वॉइस रिकॉर्डर फिर से तैयार किया गया। और इस बार सिसोदिया को क्या निर्देश थे? साफ निर्देश थे, अगर गाड़े फिर पैसे मांगे तो ये नोट उन्हें दे देना और फिर फौरन बाहर आकर एक तय इशारा करना। इशारा? क्या इशारा? अपने बाएं हाथ से अपना चश्मा उतारना। ये सिग्नल था बाहर इंतजार कर रही एसीबी टीम के लिए। इंटरेस्टिंग। और शैडो पंच कैलाश गोरे। PW3 कैलाश गोरे को फिर से कहा गया कि वो सिसोदिया के साथ रहें और पूरी घटना, मतलब बातचीत और पैसों का लेन देन, सब कुछ बहुत ध्यान से देखें और सुने। याद रखिए, इनकी गवाही ही स्वतंत्र पुष्टि मानी जानी थी। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ ऑफिस में प्लान के मुताबिक? कथित तौर पर हाँ, सिसोदिया और PW3 गोरे गाढ़े के ऑफिस गए। आरोप है कि गाढ़े ने पैसे मांगे, सिसोदिया ने वो पाउडर लगे नोट दे दिए और फिर बाहर आकर इशारा किया। हाँ, बाहर आकर तय इशारा किया और बाहर जो एसीबी टीम इंतजार कर रही थी वो फौरन अंदर गई और गाढ़े को पकड़ लिया। और वो पाउडर टेस्ट? उनके हाथ धुलवाए गए तो वो बैंगनी रंग के हो गए। एंथ्रोसीन पाउडर का सबूत। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट सफल ट्रैप लगता है। हाँ, सुनने में तो एकदम फुल प्रूफ लग रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, कहानी तो अदालत में बदल गई। बिल्कुल, असली कहानी वहीं शुरू हुई। मामला गया औरंगाबाद के स्पेशल कोर्ट ACB में रमेश गाढ़े पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7, सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगना। हाँ, और धारा 13(1)(d आपराधिक कदाचार और धारा 13(2) जो आपराधिक कदाचार के लिए सजा है। इन धाराओं के तहत आरोप लगे। ठीक है, तो मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने कितने गवाह पेश किए? कुल 5 गवाह। PW1 थे वो अफसर जिन्होंने केस चलाने की मंजूरी, मतलब सैंक्शन दिया था। PW2 खुद शिकायतकर्ता सिसोदिया। PW3 वो शैडो पंच कैलाश गोरे। हाँ। PW4 एक जूनियर इंजीनियर थे जिन्होंने शायद मेजरमेंट बुक पर दस्तखत किए थे, ये साबित करने के लिए कि काम हुआ था। और PW5 थे IO, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिन्होंने जांच की थी। लिस्ट तो ठीक लग रही है, 5 गवाह। फिर भी 27 अप्रैल 2017 को स्पेशल जज का फैसला आया और वो चौंकाने वाला था। क्या फैसला आया? जज ने माना कि प्रोसिक्यूशन रमेश गाढ़े के खिलाफ अपना मामला संदेह से परे, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साबित नहीं कर पाया। तो नतीजा, रमेश गाढ़े बरी, एक्विटेड। अरे, ACB का जाल, रंगे हाथ पकड़ा जाना, पाउडर वाले नोट, 5 गवाह और फिर भी बरी। ये कैसे हुआ? हाँ, यहीं से मामला और पेचीदा हो गया। जाहिर है राज्य सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने निचली अदालत के इस बरी करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहां क्या दलीलें दी गई? प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा? हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP ने जोरदार बहस की। कहा कि निचली अदालत ने गलती की है, सबूत काफी हैं। क्या क्या सबूत गिनाए उन्होंने? वही सब कि सिसोदिया का काम असली था, भुगतान के लिए गाढ़े के साइन जरूरी थे, रिश्वत की मांग हुई थी, ट्रैप सफल रहा, शैडो पंच मौके पे मौजूद था, बातचीत रिकॉर्ड की गई थी और केस चलाने की कानूनी मंजूरी भी सही थी। सब कुछ तो था। APP का यह भी कहना था कि PW2 यानी शिकायतकर्ता और PW3 यानी शैडो पंच के बयान भी आपस में मेल खाते हैं, वो विश्वसनीय हैं। हाँ, उनका तर्क था कि निचली अदालत ने सबूतों को ठीक से देखा समझा नहीं, इसलिए बरी करने का फैसला रद्द होना चाहिए और गाढ़े को सजा मिलनी चाहिए। सीधी बात। लेकिन बचाव पक्ष, गाढ़े के वकील, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इन दलीलों का पुरजोर खंडन किया। कहा कि प्रोसिक्यूशन के केस में दम ही नहीं है, सबूतों में भारी कमियां हैं। किस तरह की कमियां? सबसे बुनियादी चीज, रिश्वत के केस में 2 बातें साबित करनी होती हैं, मांग और स्वीकृति। बचाव पक्ष ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये दोनों बातें साबित नहीं कर पाया है। मांग और स्वीकृति, ये तो केस की नींव है। बिल्कुल। और यहीं पर बचाव पक्ष ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने PW2 शिकायतकर्ता और PW3 शैडो पंच के बयानों में जो गंभीर विरोधाभास थे, उनको हाईकोर्ट के सामने रखा। अच्छा, खास तौर पे शैडो पंच की गवाही पर फोकस किया होगा। एग्जैक्टली।
कैलाश कोरे PW3 की गवाही, ये पॉइंट केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या कहा उन्होंने PW3 के बारे में? बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट को बताया कि शैडो पंच कैलाश कोरे PW3 ने निचली अदालत में जिरा के दौरान मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद ये बात मानी थी। क्या माना था? कि जब रिश्वत की कथित मांग और लेन देन की सबसे जरूरी घटनाएं हो रही थीं, मतलब प्री ट्रैप वेरिफिकेशन के टाइम भी और मेन ट्रैप के टाइम भी, दोनों मौकों पर आरोपी रमेश काढ़े ने उसे यानी शैडो पंच को केबिन से बाहर जाने को कह दिया था। क्या मतलब जिस गवाह को स्वतंत्र पुष्टि के लिए भेजा गया था, जिसे सब कुछ देखना सुनना था, उसे ही आरोपी ने अहम मौके पर बाहर भेज दिया? हाँ, यही तो। ये प्रोसिक्यूशन के केस के लिए बहुत बड़ा झटका था। अरे बाप रे! के बीच क्या बात हुई वो ठीक से सुन ही नहीं सका। हाँ, फैसले के पैरा 3 और 8 में जज ने नोट किया है कि PW3 ने कहा कि उसे सिर्फ फेंटली यानी बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। पैसों का लेन देन शायद उसने देखा जैसा उसने दावा किया, पर जो मांग वाली बातचीत थी वो उसने सुनी ही नहीं। ये तो गजब हो गया। मतलब जो इंडिपेंडेंट गवाह मांग की पुष्टि करने वाला था, वो खुद कह रहा है कि उसने मांग सुनी ही नहीं। फिर मांग साबित कैसे होगी? यही सवाल बचाव पक्ष ने उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि PW3 ने जिरा में ये भी माना कि घटना के बाद जो पंचनामा एग्जिबिट 33 बना था, हाँ, वो जिसमें पूरी कार्रवाई लिखी जाती है। हाँ, उस पंचनामे में भी पैसों या बिल से जुड़ी किसी खास बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। ओहो, तो मतलब स्वतंत्र गवाह ने मांग सुनी नहीं, पंचनामे में जिक्र नहीं, तो सिर्फ शिकायतकर्ता के कहने पर मांग कैसे मान ले? फैसला एकदम सही है। लॉजिक तो लगता है उनकी बात में। अब हाईकोर्ट ने इस सब पर क्या कहा? उन्होंने अपील खारिज क्यों की? हाई कोर्ट ने भी इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस किया। उन्होंने माना कि हाँ, रिश्वत के मामलों में मांग और स्वीकृति का साबित होना सबसे जरूरी है। और जैसा हमने पहले बात की, शिकायतकर्ता PW2 को कानून एक इच्छुक गवाह मानता है, इंटरेस्टेड विटनेस। हाँ, जिसका अपना हित हो सकता है केस के नतीजे में। इसलिए उसकी गवाही को तब तक पूरी तरह नहीं मान सकते जब तक कि किसी स्वतंत्र गवाह से उसकी पुष्टि, वो करोबोरेशन न हो जाए। और यहाँ स्वतंत्र गवाह कौन थे? PW3, शैडो पंच कैलाश कोरे। और PW3 की गवाही, जैसा कि उसने खुद माना, पुष्टि करने में नाकाम रही। क्योंकि उसे बाहर भेज दिया गया था और वो सुन नहीं पाया। सही कहा। उसने खुद माना कि आरोपी ने उसे दोनों जरूरी मौकों पर बाहर भेज दिया था और वो मांग वाली बातचीत सुन नहीं पाया, सिर्फ हल्की सी आवाज सुनी। तो जब मेन इंडिपेंडेंट विटनेस ही मांग सुनने की पुष्टि नहीं कर पा रहा, तो मांग का सबूत बहुत कमजोर हो गया। समझ गया। लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी ना, प्री ट्रैप और ट्रैप वाली, उनका क्या हुआ? क्या उनमें मांग का सबूत नहीं था? ये एक और बहुत बड़ा पेंच था जिसने प्रोसिक्यूशन का केस डुबो दिया। रिकॉर्डिंग तो हुई थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन उन रिकॉर्डिंग्स को कानूनी तौर पर सबूत बनाने के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। कौन सी प्रक्रिया? कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B। धारा 65B? ये क्या है? ये धारा इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो, कंप्यूटर डेटा वगैरह। अगर आपको इन्हें कोर्ट में सबूत की तरह पेश करना है तो कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। क्या शर्तें? इसके तहत आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप पेश कर रहे हैं वो सही डिवाइस से सही तरीके से निकाला गया है, उसे ठीक से रखा गया है और उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। अच्छा, और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सर्टिफिकेट आमतौर पर उस डिवाइस या सिस्टम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति देता है, जैसे कंप्यूटर इंचार्ज या जिसने रिकॉर्डिंग की हो। तो मतलब अगर ये 65B सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग सबूत नहीं मानी जाएगी, चाहे उसमें कुछ भी रिकॉर्ड हुआ हो। बिल्कुल, ये आजकल के डिजिटल युग में बहुत बहुत अहम बात है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 14 में साफ साफ लिखा है कि प्रोसिक्यूशन ने धारा 65B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट पेश ही नहीं किया तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर स्वीकार्य ही नहीं है, एडमिसिबल ही नहीं है। ये एक बड़ा प्रोसीजरल लैप्स था, मतलब प्रक्रियात्मक चूक। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। एक तरफ जो स्वतंत्र गवाह था शैडो पंच, उसने मांग सुनने की पुष्टि नहीं की। हाँ, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत था, वॉइस रिकॉर्डिंग, जो शायद मांग साबित कर सकती थी, वो कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अदालत में सबूत ही नहीं बन सकी। एकदम सही। इन्हीं दो मुख्य वजहों से शैडो पंच की गवाही में पुष्टि की कमी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अस्वीकार्यता, हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रोसिक्यूशन
मांग का जो सबसे जरूरी तत्व है उसे संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह फेल रहा। और जब मांगी साबित नहीं हुई तो फिर बाकी बातें जैसे पैसे लेना या हाथ रंगना वो गौण हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि रिश्वत के अपराध की शुरुआत ही मांग से होती है। अगर मांग ही साबित नहीं तो केस नहीं बनता। इसलिए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को सही माना और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। रमेश गार्डे बरी हो गए। बिल्कुल, ये फैसला, जैसा मैंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही एजेंसियों के लिए एक सबक की तरह है। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब मुख्य बातें क्या हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि एंटी करप्शन मामलों में सिर्फ जाल बिछाना या आरोपी को पकड़ लेना या फैंसी गैजेट्स इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। केस को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। हाँ, और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया के हर पहलू का छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, सबूत एकदम पुख्ता होने चाहिए। स्वतंत्र गवाहों से आरोपों की पुष्टि, वो कोरॉबोरेशन होनी ही चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस्तेमाल कर रहे हैं तो धारा 65B जैसे कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना होगा। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। ये मामला तो इसके सटीक उदाहरण है। कैसे एक प्रक्रियात्मक चूक जैसे 65B का सर्टिफिकेट न होना पूरे केस को गिरा सकती है। ये दिखाता है कि जांच अधिकारियों को सिर्फ जांच में ही नहीं बल्कि कानूनी बारीकियों में भी कितना माहिर और सावधान रहना पड़ता है। हाँ, और वो शैडो पंच वाली बात भी सोचने वाली है। क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? जैसे इस केस में हुआ, आरोपी ने गवाह को ही बाहर भेज दिया, वो सुन ही नहीं पाया। क्या ऐसी दिक्कतें अक्सर आती हैं? शायद आती होंगी। ये जांच की रणनीति और गवाहों की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाता है ना? बिल्कुल, इस केस को देखकर कुछ गहरे सवाल उठते हैं। जैसे, क्या हमारे मौजूदा तरीके, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के लिए सबूत इकट्ठा करने और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए काफी हैं? या फिर क्या धारा 65B जैसी प्रक्रियाएं जो डिजिटल सबूत की सच्चाई पक्की करने के लिए बनी है, कहीं प्रैक्टिकल लेवल पर जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट तो नहीं बन रही? ये एक मुश्किल सवाल है। संतुलन साधना होगा। सबूत की प्रामाणिकता भी जरूरी है, पर प्रक्रिया इतनी जटिल भी न हो कि असल अपराधी सिर्फ तकनीकी वजहों से छूट जाएं। शायद नियमों को और साफ करने की जरूरत है या जांच अधिकारियों की बेहतर ट्रेनिंग। हाँ, या शायद शैडो विटनेस जैसी रणनीतियों की इफेक्टिवनेस का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। सोचना होगा कि जब गवाह ही परिस्थितियों के दबाव में या आरोपी के कहने पर अहम घटना नहीं देख सुन पाता, तो फिर क्या करें? क्या कोई और तरीका हो सकता है पुष्टि का, या ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? शायद बॉडी कैमरा या दूसरी टेक्नोलॉजी मदद कर सकती हैं, पर उनके अपने कानूनी और प्राइवेसी के मुद्दे हैं। ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून और जांच की प्रक्रियाएं पत्थर की लकीर नहीं होती। उन्हें समय और तकनीक के साथ बदलते रहना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल बॉम्बे हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर, जिसने दिखाया कि कैसे सबूतों की दुनिया में छोटी छोटी बातें, प्रक्रिया की बारीकियां कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। हाँ, उम्मीद है इस चर्चा से कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में सबूतों के महत्व को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद।